नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट, जो कि आने वाली आपकी जो सीटेट एग्ज़ाम 20 अगस्त 2023 को होने वाली है, उस एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर आज के हमारे CDB से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों, यदि इसी प्रकार के प्रश्न और नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के आपकी अपनी ऐप ऑनलाइन स्टडी विद डीके को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको सीटेट के लिए महत्वपूर्ण नोट्स हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे, जहां पर थ्योरी और जो भी प्रीवियस ईयर MCQ हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन सब का एक कंबाइंड PDF यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आप यहाँ पर जाकर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस सेट आपके लिए फ्री हैं और कुछ प्रैक्टिस सेट जो हैं वो पेड हैं। तो यहाँ पर 30 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं आपको एक साथ, जहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट आपके लिए पेड है जो कि 95 रुपीज़ में है, और साथ ही साथ यहाँ पर 10 प्रैक्टिस सेट आपको जो मिलते हैं वो एकदम फ्री मिलते हैं। तो आइए और बढ़ते हैं आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर और देखते हैं हमारे प्रश्नों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वंचित शिक्षार्थियों के साथ जब व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर वंचित शिक्षार्थी जो होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं, उनके साथ व्यवहार करने के संदर्भ में यदि हम शिक्षक को देखें तो शिक्षक को किस मूल्य में विश्वास यहाँ पर व्यक्त करना चाहिए। छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है या फिर समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षा है, विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना, विद्यार्थी के द्वारा स्वीकृति हेतु अध्यात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना। तो यदि हम बात करें तो देखिए, एक शिक्षक को जिस मूल्य में विश्वास होना चाहिए वो मूल्य यहाँ पर रहेगा छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत जो उत्तरदायित्व है उसमें शिक्षक का विश्वास होना चाहिए। तो ऑप्शन जो ए बनता है वो हमारे इस प्रश्न का उत्तर बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की जो समस्या होती है उससे निपटा जा सकता है। तो देखिए, विद्यार्थी हकलाने की जो समस्या होती है, जहाँ पर बच्चा थोड़ा सा बोलने में अटकता है और कुछ समय के बाद उसके मुंह से वो शब्द जो है, वर्ण जो है वो उच्चारित होते हैं। तो ऐसी समस्या जो है वो हम उससे कैसे निपट सकते हैं, तो कैसे इसको धीरे धीरे दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर है अनुश्रुत वाक्य के माध्यम से, प्रवर्धित वाक्य, परिणामकारी वाक्य या फिर लंबित वाक्य। तो देखिए, यहाँ पर जब हम लंबी देर तक, ज़्यादा देर तक थोड़ा बोलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं समस्या में थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिलेगी। धीरे धीरे ऐसी आदत जब बनाएंगे तो इससे आसानी से निपटा जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम कहें तो यहाँ हमें प्रवर्धित वाक्य कहने का मतलब होगा जो लंबी देर तक बोलने वाली बात होती है, जिसमें हम भाषण भी समझ सकते हैं। जैसे भाषण देते हैं, थोड़े लंबे टाइम तक बोलने की समस्या जो होती है उससे इससे निपटा जा सकता है इस प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग करके। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखते हैं, सीखने में आसक्त बच्चों को के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना और गैर अधिगानात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मक, बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से यहाँ पर संबंधित है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये संबंधित यहाँ पर किससे रहेंगे, संग्रथित अधिगम, हस्तक्षेपी अधिगम या उपचारात्मक प्रत्युत्तर या फिर अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो बनता है वो बनता है संग्रथित अधिगम, जिसे हम संग्रथित अधिगम कहेंगे, जो कि सीखने में आसक्त बच्चों को के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना और जैसी तत्काल सूचनात्मक आदि से ये संबंधित रहेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ पर, तो देखिए, समावेशी कक्षा जो होता है ये हम किसे कहेंगे, जहाँ पर हर बच्चे को एक समान रूप से समान शिक्षा का अवसर प्राप्त होता है, वही हमारी समावेशी शिक्षा होती है। तो कहने का मतलब है कि समावेशी शिक्षा के जब संदर्भ में यदि हम बात को देख रहे हैं तो वहाँ पर सब बच्चे को या प्रत्येक बच्चे को हमें ध्यान में रख कर के हमारे विकल्प का चयन इसमें करना है। तो देखिए, तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। विद्यार्थी के भार को कम करने के लिए केवल अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ते हैं। समस्याओं को एकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चे
की सक्रिय भागीदारिता रहती है। और डी है अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बात की कि जहाँ पर प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखा जाएगा, सभी बच्चे को ध्यान में रखा जाएगा, वही हमारा इसमें उत्तर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए प्रदत्त कार्य के लिए। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी उसको क्या हम असाइनमेंट दे सकते हैं, अन्य विद्यार्थी की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास, या फिर हम उसे अपने समवयस्क साथियों के साथ अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके और वह व्यस्त रह सके। थर्ड है यहाँ पर विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना और संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना। तो देखिए यहाँ पर बच्चा प्रतिभाशाली है तो हम एक असाइनमेंट उसको दे सकते हैं कि विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण किया जाए। तो ये यहाँ पर बच्चे के लिए एक असाइनमेंट हो सकता है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आता है यहाँ पर विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों के द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वो कारण है जो संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। तो देखिए यदि हम यहाँ पर देखें तो हम उस कारण को यहाँ पर देखें, विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव है होना, बी है अध्यापकों का सम उपयुक्त योग्यता वाला न होना और उन्हें कम आव देना, सी यहाँ पर बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना, और डी यदि हम देखें तो जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर लेते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का ना होना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा उत्तर होगा, क्योंकि देखिए बच्चों को यदि हम देखें तो जो कुछ बच्चे जो होते हैं जब अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और उनके लिए कोई वैकल्पिक पाठ्यचर्या नहीं होती है तो उस स्थिति में वो विद्यालय छोड़ देते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है अधिगम अक्षमताएं। अधिगम अक्षमताएं जो होती है वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है, और बी है यहाँ पर पठन अक्षमता के पर्याय हैं, सी है सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में पाई जाती है, और डी है समय व हस्तक्षेप स्वरूप की उपेक्षा करते हुए अपरिवर्तनशील नहीं होती है। तो यहाँ पर देखें अधिगम जो अक्षमताएं होती है ये हमें सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ ही बच्चों में देखने को मिलती है, ये सामान्य या फिर उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी होगा वही हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, समस्या समाधान प्राय विद्यालयों में सफल है जहाँ पर परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है, कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है, केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर बल दिया जाता है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। तो समस्या समाधान जो होता है ये प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहाँ पर परिवर्तनशील और लचीली पाठ्यचर्या जो होती है वो शामिल होती है या वहाँ पर उपलब्ध रहती है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक प्रशिक्षिता तथा शैक्षिक संवाद अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं, या फिर पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं, या कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि जहाँ संज्ञानात्मक प्रशिक्षिता और शैक्षिक संवाद होंगे तो निश्चित रूप से उस अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में यहाँ पर ग्रहण करेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहते हैं या चाहती हैं उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है। तो यहाँ पर उनके लिए समुचित मार्ग कौन सा हो सकता है, उसे अपने विद्यार्थी की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए। इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े या फिर उसे बार बार की जाने वाली सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक आंशिक संशोधन करना चाहिए।
उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती है। और डी वाले विकल्प को देखें तो डी वाला विकल्प है, अगर त्रुटि संशोधन की प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उसका संशोधन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती है। तो यहाँ पर जब हम बच्चे की त्रुटियों में संशोधन करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, तो हमें ऐसी त्रुटियों को सुधार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं की आलोचना या फिर कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो यहाँ पर यदि हम देखें जो भावात्मक बुद्धि से यहाँ पर संबंधित नहीं होगा वो होगा भावनाओं की आलोचना कौशल, भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तो यहाँ पर देखें, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता है, व्यक्तित्व भेदों की स्वीकृति है, खोजपूर्ण अधिगम है, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर पियाजे जो है उन्होंने अपने सिद्धांत में कहीं पर भी शाब्दिक शिक्षण पर बल नहीं दिया। तो उत्तर हमारा बन जाता है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास चरणों का लक्षण है? चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं न कि सामान्य प्रतिमान, सभी संस्कृतियों से संबंधित चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है सभी संस्कृतियों से संबंधित चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक एवं छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये ग्रहण करते हैं पारंपरिक रचनात्मक, अध्यापक केंद्रित या सामाजिक रचनात्मक। तो देखिए यहाँ पर एक सामाजिक रचनात्मक रूप में ये ग्रहण करते हैं, क्योंकि जहाँ पर हम अध्यापक छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करने की बात आती है तो ये एक सामाजिक रचनात्मक यहाँ पर रहेगा। सामाजिक रचनात्मक कक्षा में वास्तविक समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार से हमें यहाँ पर इसको रख करके देखना है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से यहाँ पर क्या अभिप्राय होगा? तो देखिए समान शैक्षिक चीज़ों से यहाँ पर अभिप्राय को हमें देखना है और ये बात हमें लागू करना है प्रगतिशील शिक्षा के लिए। तो किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए समान शिक्षा प्राप्त कर सकें, समान शिक्षा के बाद पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें, बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें या ऐसी शिक्षा पाएँ जो उनके लिए अनुकूलतम हो और साथ ही भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो प्रगतिशील शिक्षा की बात करें तो ऐसी शिक्षा पाएँ जो उनके लिए अनुकूलतम हो और भविष्य के कार्यों में सहायक हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उत्तर होता है। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में से कौन सा यहाँ पर आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? थोड़ा सा प्रश्न के जो विकल्प हैं वो मिसप्रिंट हो गए हैं, तो यहाँ पर सीधे सीधे उत्तर की बात करते हैं। यहाँ पर आ जाता है जीन पियाजे के विकासात्मक परिप्रेक्ष्य में जैसे बालक की आयु बढ़ती है उसी अनुपात में बालक का विकास होता है। तो आयु विकास जो होगा ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं और उसने अनुमान लगाया कि वो हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। तो उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर के ये अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो शिक्षक यहाँ पर जो अनुमान लगा रहा है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंधित है या फिर विकास की प्रक्रिया उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है, विकास निरंतर ही होता है, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया अलग अलग होती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर समुचित है? तो यहाँ पर देखेंगे समुचित कथन को, परिवेश की भूमिका,
लगभग स्थिर से रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। बी है व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास की प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। और सी है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। और साथ ही साथ डी वाले विकल्प की बात करें तो भारत सरकार की विविधात्मक क्षतिपूर्ति संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा विकास विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है समाजीकरण के संदर्भ में सामाजिक संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। अब इसमें क्या यहाँ पर निहित रहेगा? बलात्मक अधिगम, चिंतन, समकक्षी साथी, अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाए जाने वाला व्यवहार, या फिर अंतःक्रिया व सामग्री के द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत की जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। सी है परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौता पूर्ण प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। और डी आता है यहाँ पर मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण आकलन। तो यहाँ पर प्रश्न के लिए हमारा उत्तर होगा अंतरक्रिया व सामग्री के द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंधित अनौपचारिक संकेत। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीन पियाजे के द्वारा कम आंका गया है? यहाँ पर है आनुवंशिकता, सामाजिक अंतरक्रिया, अहन केंद्रित भाषा, विद्यार्थी की सक्रिय रचना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सामाजिक अंतरक्रिया, इस क्षेत्र को जीन पियाजे के द्वारा कम आंका गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उत्तर होगा। और इसको ज़्यादा आंकने वाले, ज़्यादा अपने सिद्धांतों में लागू करने वाले, ज़्यादा इस पर बात करने वाले वो है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतरक्रिया सिद्धांत पर बल दिया है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के स्व प्रतिवेदन मापक है? रूसा परीक्षण है, टीएटी है, या सीएटी है, या एमएमपीआई है? तो एमएमपीआई ये इस प्रकार से भी मान सकते हैं इसको। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि व्यक्तित्व के स्व प्रतिवेदन मापक कौन से हैं, तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि होगा एमएमपीआई। अब एमएमपीआई को यदि हम देखें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है द मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, जिसे संक्षिप्त में हम एमएमपीआई के नाम से जानते हैं। और ये एक व्यक्तित्व के स्व प्रतिवेदन मापक हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक किसी विशिष्ट योग्यता को ही प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। और दूसरा आता है यहाँ पर बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजन एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतर्क्रिया है। सी है विभिन्न बुद्धियाँ अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक है। और डी है अनुदेशन की प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापक को किसी विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखना है उस सत्य कथन को जो यहाँ पर योग्यता समूहीकरण के संदर्भ में सत्य हो। विद्यार्थी सम समूह में बेहतर सीखते हैं। अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। ये ना ये कक्षा है थोड़ा सा। और छात्र असहिष्णु होते हुए भी भेदों को स्वीकार नहीं कर पाते। डी है विभिन्न योग्यता वाले समूह को ग्रहण करने हेतु अध्यापक को बहुस्तरीय शिक्षा अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर जो होगा वो होगा विभिन्न योग्यता वाले समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापक को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर पहचानना सत्य कथन को।
रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो जाता है। संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। सी है रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी की उपलब्धि का श्रेणीकरण। और डी है रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर सत्य कथन की यदि बात करें तो सत्य कथन हमारा इसमें रहेगा, रचनात्मक आकलन जो होता है वो कभी कभी संकलनात्मक भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है DAT में किसका मापन होता है। तो DAT के अंदर यदि हम देखें तो बुद्धि, सांवेगिक बुद्धि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। तो यहाँ पर DAT के अंदर जो मापन होता है वो होता है अभिक्षमता का। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा, अभिक्षमता। अब देखिए DAT को हम यहाँ पर कहते हैं डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे संक्षिप्त में हम DAT के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण, प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन, और डी है यहाँ पर वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। ये यहाँ पर ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आकलन प्रक्रिया के दौरान देवी का उत्तेजना पूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही होती है। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंधित है। समय अंतराल, भावनाओं की पराकाष्ठा, अनुकूलन का स्तर, विचारों का घनत्व। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, अनुकूलन का स्तर यहाँ पर उत्तर रहेगा, क्योंकि दोनों का जो अनुकूलन का स्तर है वो अलग अलग है। एक उत्तेजनापूर्ण है कि उत्तेजना अनुत्साही है। तो यहाँ पर यह अनुकूलन के स्तर से संबंधित रहेगा। ऑप्शन सी। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है और निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक, मानवीय। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, मानवीय। यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थी के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इससे प्राप्त सूचनाओं को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। व्यवहारवादी, पारिस्थितिक, या फिर रचनावादी, या फिर सामाजिक रचनावादी। तो यहाँ पर यह संबंधित रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिक। यहाँ पर पारिस्थितिक से संबंधित रहेगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय यहाँ पर सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। बच्चों के महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना, बच्चे को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो, ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चों को खड़े रहने की अनुमति देना, या फिर डी है यहाँ पर हमारा बच्चे के ध्यान को स्फूर्तिदायक बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। तो देखिए यहाँ पर बच्चे को यदि हम देखें तो बच्चा यहाँ पर कम ध्यान दे रहा है या ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसे बच्चे से व्यवहार करने के लिए हम क्या उपाय यहाँ पर अपना सकते हैं। तो देखिए हम बच्चे को उस जगह पर बैठा सकते हैं जहाँ उसका ध्यान सबसे कम भंग हो सके। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए ठीक होगा, बच्चे को उस जगह बैठाना जहाँ पर उसका ध्यान कम भंग हो। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। दोस्तों ये थे आज के हमारे बाल विकास से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।